हाँ भाई, आवाज आ रही है? कैमरा सही मिल गया यार। अच्छा, मेरे को इधर से देख के अंदाजा आया यार, क्या कर। हेलो 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 हेलो। अभी आ रही है आवाज? बेटा आवाज बुलंद है, आएगी बेटा। हाँ, देखो ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे थे पीपाई पीपाई और पीपाई डीपाई बॉन्ड्स, है ना? तो देखो, एक क्वेश्चन है O2N2CN, कर लिया आपने? O2N2CN के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का। O2N2CN में पीपाई पीपाई और पीपाई डीपाई निकाला है आपने, उसी के जस्ट आगे कैलकुलेट पीपाई पीपाई एंड पीपाई डीपाई। कैलकुलेट पीपाई पीपाई एंड पीपाई डीपाई इन SO2, SO3, SO4 -2, H2SO4, सॉरी हाँ H2SO4 सही है। कैलकुलेट पीपाई पीपाई एंड पीपाई डीपाई इन SO2 SO3। कितने बॉन्ड पीपाई पीपाई से बने हैं, कितने बॉन्ड पीपाई डीपाई से बने हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। SO2 में, SO3 में, और आपके सामने SO4 -2 में और H2SO4 में। एक और एग्जांपल है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैच दो कॉलम आया हुआ है लास्ट टाइम पे, मैच दो कॉलम आया आपके लास्ट ईयर में, कमांड होना चाहिए। अब एक बार एक एक करके सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं SO2 को। SO2 को सबसे पहला एग्जांपल। अब इसका ना सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है? तो क्या सेंट्रल एटम कौन? सल्फर है, और दो ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम आ जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, और ये भी डबल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है ना? ऐसा होता है। लेकिन हमने बताया था
कि ये डबल बॉन्ड नहीं बनता है, सल्फर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर हो जाएगा। यही बताया था। और मैंने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड बना रहा है तो क्या ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड एलिमेंट बना रहा है तो क्या ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा? है ना? और आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 खर्च हो गए तो बाकी बचा 2 लोन पेयर। यहां पे आपको यह पता चला है कि सल्फर के पास 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। ये बात क्लियर है? 2 सिग्मा और 2 पाई। अभी इसकी बात करेंगे, पहले इस वाले स्ट्रक्चर से देख के बताओ, क्या 2 सिग्मा 2 पाई दिख रहा है? अब जब भी आपको पी पाई या पी पाई डी पाई स्ट्रक्चर पता करना है, सेंट्रल एटम के पास जाओ। सेंट्रल एटम क्या सल्फर है? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही आएगा। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है? अरे इस बारिश में आपको पढ़ाना पड़ रहा है। अभी तो भाई ओपन रूफ करके मस्त मरीन ड्राइव घूमने का जगह है, सब टाइम में। कोई बात नहीं, कोई बात, चलें, क्या होता है, एक गाड़ी में इतने लोग आ जाओगे क्या? 3s2 है और यहां देखोगे तो क्या ये 3p4 है? 1 2 3 और क्या 4 है। अब देखो इस हिसाब से तो सल्फर के 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए थे, बन तो 4 रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बन रहा होगा। तो क्या ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो एक्साइटमेंट कहां होगा? डी में होगा क्या? इसके पास डी खाली है पूरा पूरा, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे पूरे 5 ऑर्बिटल खाली है। अब देखना, तो मान लो मैंने सबसे पहला एक्साइटमेंट इस इलेक्ट्रॉन का पी का किया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या 4 बॉन्ड बना पा रहा है? SO2 का ये ग्राउंड स्टेट है और SO2 4 बॉन्ड किस स्टेट में बना रहा है? ग्राउंड में या फर्स्ट में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। बढ़िया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है, कब? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद 6 अनपेयर्ड हो जाएगा। चलो अभी तो हमें 4 ही बॉन्ड से काम करना है। तो देखो इसमें से 2 सिग्मा बन रहा है, ये क्लियर है ना? 2 सिग्मा बन रहा है, तो ये वाला पहला वाला हमेशा सिग्मा बनता है। दोनों सिग्मा सबसे पहले बन जाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बनता है तो पहले एक्सियल ओवरलैप होता है, फिर पैरेलल होता है। तो पहले सारे सिग्मा बन जाएंगे, फिर पाई बॉन्ड यहां से बन रहा है, पहला पाई ये बनाएगा और दूसरा पाई ये बनाएगा। अब मुझे बताना, ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड है, ऑक्सीजन का तो हमेशा 2p पाई होगा, ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड हमेशा p पाई बनाएगा। लेकिन सल्फर का जो एक पाई बॉन्ड है, क्या वो सल्फर के 3p से बन रहा है और ऑक्सीजन के 2p से बन रहा होगा? भाई पहला पाई बॉन्ड सल्फर का 3p से बन रहा है ना, और ऑक्सीजन का कौन सा आया होगा? 2p। सल्फर का जो सेकेंड पाई है, फर्स्ट पाई है, सल्फर का जो सेकेंड पाई है वो सल्फर का कौन सा ले रहा है? क्या 3d पाई ले रहा है? और क्या ऑक्सीजन तो हमेशा सेकेंड पीरियड है, 2p पाई लेगा। तो 2 पाई बॉन्ड बने हैं, पहला पाई बॉन्ड p पाई है और दूसरा पाई बॉन्ड d पाई p पाई। यही पूछा जाता है, हाउ मेनी p पाई एंड हाउ मेनी p पाई d पाई। तो सल्फर का जब भी आपको p पाई या p पाई d पाई के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप पता कर लो कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक है? उसके बाद सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले जितने भी अनपेयर्ड हैं वो सारे सिग्मा बना लेंगे। 2 सिग्मा था तो मैंने पहले 2 सिग्मा बना दिए, फिर 2 पाई था तो बाकी के 2 पाई बना दिए। शुरुआत सिग्मा होगी, लास्ट पाई से होगा। तो सिग्मा बनेगा किससे? 3p 2p। सिग्मा बनेगा किससे? 3p 2p। पहला पाई किससे बनेगा? 3p 2p। दूसरा पाई किससे बनेगा? 3d 2p। आया क्लियर? तो फर्स्ट पाई जो है इसमें से एक पाई जो है वो p पाई आया। एग्जैक्टली पूछे तो 3p पाई 2p पाई। अगर जो सेकंड पाई की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा p पाई d पाई। ये हो गया आपके पास SO2। लगे हाथों, अभी लिख रहा हूं, लगे हाथों में SO3 बताता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा SO3 में। बोर्ड पे देखना, SO3 में सल्फर का सबसे पहले मैंने लुईस स्ट्रक्चर जो बनाया था, क्या डबल बॉन्ड O बनेगा और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, यही बताया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो जाएंगे, 2 यहां खर्च हो गए, 2 यहां खर्च हो जाएंगे, 6 हो गए, 6 खर्च हो गए, लोन पेयर बचा नहीं, सल्फर के पास 0 लोन पेयर।
अगर थर्ड पीरियड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्या इक्विवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर देते हैं, डबल बॉन्ड में। अगर थर्ड पीरियड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो क्या उसको हम लोग डबल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से मुझे देख के बता दीजिए, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई। 3 सिग्मा 3 पाई आ रहा है, बढ़िया। अब जब जैसे आपको 3 सिग्मा 3 पाई पता चला, इसका मतलब सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, टोटल सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जैसे ही आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ गया, और 3s2 3p4 यानी कि ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3p4 है ना, तो ऐसा बनेगा 2 अनपेयर्ड। अच्छा, अगर मैं आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाऊं तो क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल काम में लेंगे? और ये वाला हो गया ऐसा, नहीं एक सेकंड, ये ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं सही है। क्या ये वाला होगा आपके पास 4 अनपेयर्ड बनेंगे? लेकिन अब मुझे तो सल्फर से 6 बॉन्ड बनवाना है, तो सल्फर अगर 6 बॉन्ड तब बनाएगा जब इसको सारे के सारे एक्साइट हो जाए, तो एस वाला भी एक्साइट हो जाए तभी बन पाएगा क्या? अब देखो, क्या 6 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो क्या सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है? क्या पहला बॉन्ड इसके साथ बनाएगा सिग्मा 1, क्या सिग्मा 2 इसके साथ बना रहा है, क्या सिग्मा 3 इसके साथ बना रहा है? पहला पाई बॉन्ड क्या पी से बन रहा है, दूसरा पाई बॉन्ड क्या डी से बन रहा है, और तीसरा पाई बॉन्ड क्या फिर से डी से बन रहा है? तो SO3 में 3 सिग्मा है। पहला वाला सिग्मा क्या 3s से बना है और ऑक्सीजन का 2p, दूसरा वाला सिग्मा सल्फर का 3p ऑक्सीजन का 2p, 3p 2p, 3 पाई बना है। पहला पाई क्या सल्फर का 3p और ऑक्सीजन का 2p, बाकी के 2 पाई सल्फर का 3d और ऑक्सीजन का 2p। तो यहीं पे SO3 में 3 पाई बना है। तीनों पाई में से जो फर्स्ट पाई है, लिख लीजिए अब इसको, एक बना है 3p पाई 2p पाई, और जो बाकी के सेकेंड एंड थर्ड पाई बने हैं वो बने हैं आपके पास 3d पाई एंड 2p पाई। कुल मिला के पूछा जाए तो एक पाई बॉन्ड जो है वो p पाई है, 2 पाई बॉन्ड जो है वो d p पाई है। फटाफट इसको नोट करिए जल्दी। अब सेम को ना SO4-2 में अप्लाई करना है आपको। एक बार कोशिश करके देख लीजिए क्या आ रहा है। इसी बैच में है क्या अंजलि करके? इसी बैच में है क्या? नहीं है अंजलि, कोई नहीं है इस बैच में है? आप एप्रोन की बहन हो? एप्रोन बॉय करके जो यूट्यूब चैनल उसकी सिस्टर हो? नहीं तो कोई दूसरी अंजलि है। मेरे को मैसेज किया उसने कि सर मेरी बहन आपकी बैच में पढ़ रही है। किसी और बैच में होगी। हो गया? SO4-2 में क्या आ रहा है? कितने पी पाई है और कितने पी पाई डी पाई है? आप लोग कोशिश करिए। 3 S और P 1। नहीं मैं पाई की बात कर रहा हूं केवल, सिग्मा नहीं।
2 डी पाई पी पाई। ओके, नाइस, अच्छा आंसर। H2SO4 भी बना लो जिसका हो गया है, और PO4-3 भी बना लीजिए। एक सेकेंड, H2SO4 और ये सेम हो जाएगा, H3PO4 बनाइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। पहले ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर जीरो ओवरलैप किसे कहते हैं वो देखेंगे, और फिर कुछ ऐसे ओवरलैप है जो कभी संभव ही नहीं है वो भी देखेंगे। जीरो ओवरलैप पता है क्या होता है? सुना है? व्हाट इज जीरो ओवरलैप? ओवरलैप से तो बॉन्ड सुन लिया आपने, एक्सियल सुन लिया, हेड ऑन सुन लिया, व्हाट इज जीरो ओवरलैप? नो, जीरो ओवरलैप होता है कि ओवरलैप तो होगा बट बॉन्ड नहीं बनेगा, नेट जीरो हो जाएगा, उसको कहते हैं जीरो ओवरलैप। अभी करेंगे। आप लोग दूसरे बैचों के टेस्ट पेपर देखते हो कि नहीं? कभी देखना चाहिए, आपको भी दे देना चाहिए घर पे बैठ के। अपना तो दो, अगल बगल पड़ोसी का भी देखते रहना चाहिए, और पड़ोसी का ध्यान रखोगे तो खुश रहोगे जिंदगी में। केमिस्ट्री से ज्यादा जरूरत रियल लाइफ में पड़ेगी। कहीं इनसे ले लिया करो, वहां पर रखा होता है। कौन नहीं देता है? जो नहीं देता वहां बोल दिया करी वीटी सर ने मांगा है। अब कुछ और ना जाकर मांग लेना, टेस्ट पेपर ही मांग लेना, दे देंगे, सब दे देंगे यार। प्रिंटेड रखिए, क्या करेंगे वो, खराबी होगा ना, इससे बढ़िया आप ले लो। हाँ करें आगे, SO4-2 और फिर PO4-3, ये दोनों करते हैं। सबसे पहले SO4-2 करते हैं। अब इसमें निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3, SO4-2। इसमें सबसे पहले आपको लुईस स्टोर्च स्ट्रक्चर बनाना है और पता करना है कितने सिग्मा कितने पाई। सेंट्रल एटम क्या सल्फर दिख गया, 4 ऑक्सीजन दिख गया। ऑक्सीजन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जाता है, मैंने यहां डाल दिया। O- सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। देखो कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर, 6 बना रहा है ना, 4 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा? बढ़िया। ये जो 2 पाई है ना, ये पूछ रहा है पी पाई पी पाई है या पी पाई डी पाई है। आइए पता करते हैं। देखो सल्फर का 6 बॉन्ड का कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही अनपेयर्ड है, यानी कि 2 ही बॉन्ड बन पा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले गया, यानी कि इसके पास 4 बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, हमें तो 6 बॉन्ड बनवाना है। मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले गया, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड से अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो आपके पास क्या यही आ रहा है? अब देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सबसे पहले जो भी है सारे सिग्मा बना लो। ये सिग्मा बना लेंगे, ये दूसरा सिग्मा बना लेगा, ये दूसरा तीसरा सिग्मा बना लेगा, और ये चौथा सिग्मा बना लेगा। तो पहला वाला क्या पाई है और दूसरा वाला क्या पाई बॉन्ड बनाएगा? दूसरी बात है, ऑक्सीजन तो हमेशा सेकेंड पीरियड का है, 2p पाई ही बना पाएगा। तो जो सल्फर है जो फर्स्ट पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या वो 3d पाई ले रहा है अपना? और ऑक्सीजन का तो 2p पाई ही आएगा, और जो सेकेंड पाई आ रहा है वो भी तो 3d ही आ रहा है, और ऑक्सीजन तो हमेशा सेकेंड पीरियड 2p पाई बनाएगा। तो दोनों हैं, और दोनों के दोनों d पाई p पाई बना रहे हैं। अगर कोई बहुत एग्जैक्टली पूछे तो 3d पाई 2p पाई, 3d पाई 2p पाई बना रहे हैं। नेक्स्ट PO4-3।
एक पी पाई डी पाई बन रहा है, पहले बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पहले बना लीजिए, PO4 -3, PO4 -3 में पूछा जा रहा है कितने पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो कौन से ओवरलैप से बना है। देखो PO4 -3 में सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम और 4 ऑक्सीजन एज इट इज आ जाएंगे। हमेशा माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है, डाल दिया। O- हमेशा सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल। क्या यहां पता चल रहा है कि आपके पास 4 सिग्मा बन रहा है और क्या एक पाई बॉन्ड बन रहा है? अब यही पता करना है कि ये पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई है, पी पाई पी पाई। आइए देखते हैं। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्या यही होगा? अब आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बना देते हैं, अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। 3p3, क्या इस केस में तो हमेशा 3 ही बॉन्ड बना पाएगा? ग्राउंड स्टेट में 3 ही अनपेयर्ड है, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। पर बनवाना कितना है मुझे? 5 बनवाना है। तो क्या मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा? तो इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा। 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 अनपेयर्ड है, 5 बॉन्ड बना लेगा। पहले क्या चारों सिग्मा बना लेगा? 4 सिग्मा सबसे पहले आके चारों के 4 सिग्मा बना लेगा, सिग्मा 4। और ये वाला क्या पाई बना लेगा? और यहां पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो फास्फोरस का 3D पाई बन रहा है और ऑक्सीजन का 2p पाई बन रहा है। फास्फोरस का 3D पाई बन रहा है और ऑक्सीजन का 2p पाई बन रहा है। यही बन रहा है क्या? तो डी पाई पी पाई वाला बॉन्ड बन रहा है। अच्छी बात है। अब आप लिखोगे 0 ओवरलैप। पहले ये लिख लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट लिखिए 0 ओवरलैप। व्हाट इज 0 ओवरलैप? अभी तक आपने देखा ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा हो रहा है, पाई हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि एक्सेल ओवरलैप है, पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि लेटरल ओवरलैप है या साइडवेज ओवरलैप है। अब हम पढ़ेंगे 0 ओवरलैप, और 0 ओवरलैप के बाद सिग्मा और पाई की हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कौन स्ट्रांग कौन वीक कौन कैसे बना। तो पहले समझते हैं 0 ओवरलैप है क्या। 0 ओवरलैप का मतलब है 0 ओवरलैप। 0 ओवरलैप का सीधा मतलब है आपके पास कि अगर ओवरलैप हो, एक्सियल भी हो और पैरेलल भी हो, सामने सामने से भी हो और साइडवेज भी हो, दोनों को 0 ओवरलैप बोल सकते हैं। लेकिन ओवरलैप होने के बाद जो नेट रिजल्ट आए वो 0 आए। व्हाट इज 0 ओवरलैप? मतलब ओवरलैप हो, साइडवेज हो
या एक्सीएल हो, दोनों चलेगा, बट जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा आपके पास जीरो। जैसे बोर्ड पे देखना, फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, क्या ये एस्फेरिकल एस शेप है? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया, और इसी एक्सिस पर मैंने क्या किया, पी ऑर्बिटल बना दिया है। इसी एक्सिस पर मैंने पी ऑर्बिटल का ओवरलैप किया है। अब देखो, जितना ऊपर से ओवरलैप हुआ उतना ही नीचे से ओवरलैप हुआ, तो क्या नेट रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। जितना प्लस के साथ ओवरलैप किया उतना ही माइनस के साथ ओवरलैप किया, तो नेट ओवरलैप कितना हो गया, जीरो। तो दिस इज जीरो ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप होगा, बट जितना ऊपर से ओवरलैप हुआ है उतना ही नीचे से ओवरलैप हो गया, यानी कि नेट रिजल्ट क्या आ गया, जीरो, मतलब जीरो ओवरलैप। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, लोब का साइन अपोजिट होता है। अब मैंने क्या किया, एक और यहां पे पी ऑर्बिटल लिया जो ऊपर प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है और नीचे माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है। प्लस वाला माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है, माइनस वाला प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो क्या जितना ओवरलैप ऊपर हुआ उतना ही ओवरलैप नीचे खत्म भी हो गया, तो क्या दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या ये जीरो ओवरलैप है? अरे गधों, लिखाया है कि ओवरलैप ही नहीं होगा। ओवरलैप लिखाया है ना कि वो सेम उसमें होता है, सेम साइन वाले में ओवरलैप होता है, हर जगह ओवरलैप थोड़ी हो जाएगा। लिखवाया था ओवरलैप ओनली टेक्स प्लेस इन सेम साइन, अपोजिट साइन में ओवरलैप होगा ही नहीं, तो ये ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं, जीरो के क्यों बोलोगे, ओवरलैप होगा ही नहीं। ओवरऑल रिजल्ट यहां भी क्या आ गया, जीरो, बट यहां पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। एक और चीज, मान लीजिए आपने पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखो साथ में लिख लो, ओवरलैप टेक्स प्लेस, ओवरलैप होता है आइदर एक्सियल और पैरेलल, या तो एक्सियल ओवरलैप हो या तो आपके पास पैरेलल ओवरलैप, या तो एक्सियल ओवरलैप हो या तो पैरेलल ओवरलैप टेक्स प्लेस आइदर एक्सियल और पैरेलल, बट नेट रिजल्ट ऑफ ओवरलैप इज जीरो। बट जो फाइनल रिजल्ट है ओवरलैप का, नेट रिजल्ट ऑफ ओवरलैप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेट रिजल्ट ऑफ ओवरलैप इज जीरो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख के बताना आपकी जीरो है या नहीं। मान लो आपके पास एक दे दिया मैंने पी ऑर्बिटल और मैंने दे दिया डी ऑर्बिटल, तो पी और डी का ओवरलैप क्या ये जीरो होगा या नहीं, देख के बताइए। अगर मैंने एस ऑर्बिटल दे दिया और मैंने डी ओवरलैप बनाया और मैंने साथ में डी ऑर्बिटल बनाया, अब सोच के बताइए क्या नेट रिजल्ट जीरो आएगा या नहीं आएगा। इन दोनों केसेस में सोच के बताइए। यहां पे जरा बोर्ड पे ध्यान देना, लोब है तो हमेशा अपोजिट साइन पे होगा, लोब है तो हमेशा अपोजिट साइन पे होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका ओवरलैप करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं कोई एक्सिस पे होगा, तो मैंने क्या किया, पी ऑर्बिटल ऐसे बना दिया है, और देखो मैंने ऊपर से जितना ओवरलैप कराया है उतना ही नीचे से ओवरलैप करा लिया क्या, और ये ऑर्बिटल का ओवरलैप तो नहीं हुआ, एज इट इज रह गया। तो देखो जितना प्लस प्लस का ओवरलैप हुआ है उतना ही माइनस माइनस का ओवरलैप हो गया, तो क्या नेट रिजल्ट जीरो हो गया, तो दिस इज जीरो ओवरलैप। सिमिलरली दिस इज जीरो ओवरलैप। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला भी कोई एक्सिस ले लेता हूं मैं। अब नीचे वाले में देखो ध्यान से, क्या ये एस है, पहला वाला एस ऑर्बिटल है, अगर डी के साथ इसका ओवरलैप कराएंगे भी, अगर डी के साथ इसका ओवरलैप करा भी रहे हैं, तो देखो क्या पहला ओवरलैप ऐसे होगा, दूसरा ओवरलैप इससे मिल जाएगा, तीसरा और चौथा में तो कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। जितना देखो, जितना एस ऑर्बिटल प्लस से ओवरलैप कर रहा है उतना ही माइनस से ओवरलैप कर रहा है, तो क्या नेट रिजल्ट जीरो हो गया। अगर नेट रिजल्ट जीरो आने लगे, इसी को क्या बोले जाता है, जीरो ओवरलैप। मतलब जितना प्लस से ओवरलैप हो उतना ही माइनस का ओवरलैप, दैट इज नोन एज जीरो ओवरलैप। ओवरऑल रिजल्ट मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये पहले लिख लीजिए, हाँ
ऐसा एस में प्लस होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो होगा, स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, तो माइनस चार्ज भी तो होगा। हाँ लिखो लिखो लिखो, हाँ हाँ उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ ओवरलैप ही नहीं होगा। देखिए ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, अब मैंने क्या बनाया, पी ऑर्बिटल बनाया। अब अगर मैं यहां पे माइनस और प्लस देता हूं, क्या ये जीरो ओवरलैप होगा? एस के साथ हो जाएगा, एस के साथ हो जाएगा। अगर मैं यही कह दूं पी के साथ, माइनस और माइनस, तब ये ओवरलैप होगा, यहां ओवरलैप एस के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं प्लस और माइनस, तब ओवरलैप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एस के साथ हो जाएगा, क्योंकि एस में दोनों ही होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, बट डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है, इसलिए कहीं भी घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट, अभी करवाता हूं क्वेश्चन। ओवरलैप टेक्स प्लेस आइदर एक्सियल और पैरेलल, बट जो नेट रिजल्ट होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ये जीरो है या नहीं है। अगर मान लो मैं डी ऑर्बिटल ले रहा हूं एक, और मैंने दूसरा डी ऑर्बिटल ले लिया ऐसे, क्या डी और डी ओवरलैप करेंगे? और ये जीरो ओवरलैप होगा या नहीं होगा? लास्ट वाला केस, डी और डी ओवरलैप करेगा, बट क्या ये जीरो होगा या नहीं? क्या नेट रिजल्ट यहां पे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, देखते हैं। अगर ये प्लस है तो सामने वाला माइनस आ गया, इसको मैंने माइनस बोला तो सामने वाले प्लस बोल देते हैं। चलो, सिमिलरली इसको प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलोगे, इसको प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलोगे। अब मैं एक काम करता हूं, ओवरलैप करा के देख लेते हैं। तो क्या ओवरलैप कराने में, ये एक्सिस है, एक्सिस में क्या ये वाले, इसका तो साइड वाले का तो ओवरलैप नहीं होगा, ऐसे ही बना दो। जो दूसरा वाला पी ऑर्बिटल है उसको देखो, दूसरा वाला डी ऑर्बिटल है, क्या वो इसके साथ ओवरलैप करेगा? क्या वो नीचे के साथ ओवरलैप करेगा? क्या ये वाला पाई बॉन्ड है, ये ऐसे ही रह जाएगा? वो ऐसे ही रह जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, क्या प्लस और प्लस का ओवरलैप हुआ है? क्या माइनस और माइनस का ओवरलैप हुआ है? हुआ है। और जितना प्लस किया हुआ है उतना ही माइनस का हो गया है। क्या ओवरऑल नेट रिजल्ट जीरो हो गया है? अगर नेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा तो क्या उसको हम जीरो ओवरलैप बोल दें? ओवरलैप टेक्स प्लेस, बट ओवरऑल जो नेट रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? जीरो। और ओवरलैप केवल सेम साइन में करता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा साइन हमेशा ओवरलैप नहीं करेगा। अब हम वही केसेस करने वाले हैं कि किसमें ओवरलैप करेगा, किसमें ओवरलैप नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। नो, हाँ हाँ, बट इस तरह से ओवरलैप नहीं करेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन ओवरलैप करेगा और कौन नहीं करेगा। ये लिख लिया क्या? क्वेश्चन करें, जल्दी करो।
लंच में क्या खाते हो आप लोग? चावल नहीं खाते हो? अच्छा, मना कर दिया तो तुम खा ही नहीं रहे हो? खा तो रहे होगे कुछ तो। क्या खा रहे हो? ठीक, कुछ भी खा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ो। नेक्स्ट, हो गया कुछ? हो गया नहीं ये वाला? लिखो, फाइंड इन विच केसेस बॉन्ड कैन बी फॉर्म। आपको पता करना है किस केस में बॉन्ड फॉर्म होगा और किस केस में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। पहला आपके पास है, आपके पास ओवरलैप में डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसी के लिए करा रहा हूं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा आपके पास एस ऑर्बिटल है। दोनों एस ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। कह रहे कहां पे बॉन्ड बनेगा, कहां पे नहीं देगा। कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, ओवरलैपिंग इज लेस देन 50%। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओवरलैप 50% होगा, 50% से कम है। दूसरा, एक और एस ऑर्बिटल लिया और दूसरा वाला एक और एस ऑर्बिटल ले लिया और यहां पे प्लस लगा दिया। यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओवरलैपिंग जो हुआ है वो 50% हुआ है। क्या यहां पे बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? सी ऑप्शन। आपके पास एक एस्फेरिकल है एस और मेरे पास दूसरा एस्फेरिकल है एस, और यहां पे दिया गया है ओवरलैपिंग जो हुआ है वो ग्रेटर देन 50% हुआ है। क्या बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? किसमें बनेगा, किसमें नहीं बनेगा? क्या इसमें बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, इतने सारे आपके पास सामने ओवरलैप्स बने, आपको बताना है कि किसमें ओवरलैप बनेगा या नहीं बनेगा। ये कर लो, उसके बाद ओवरलैपिंग के सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने डायमेंशन होते हैं ओवरलैपिंग के सारे कवर्ड है।
नहीं नहीं, जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, वो जानबूझ के वैसा लिखा हुआ है। इसमें वो क्या है, ऐसा लग रहा है सब बॉम्ब फूट गया हो। हाँ, और डिस्कस करते हैं इसको, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सारी तरह के इसमें ओवरलैपिंग कवर्ड है, आइए देखते हैं। ओवरलैपिंग आपने देखा है तीन तरह का, एक्सियल जो सामने सामने हो जाए, हेड ऑन जो पैरेलल हो, मतलब जो पैरेलल हो जाए वो पाई बॉन्ड बना जाए, और तीसरा तरह का पढ़ा है आपने जीरो ओवरलैप। आइए एक एक करके देखते हैं। और हमने सबसे पहले दिन ये लिखा दिया था वीबीटी में कि ओवरलैपिंग का परसेंटेज 50% से कम होना पड़ेगा। 49 तक होगा तो होगा, 50 होगा या 51 हो गया तो ओवरलैप नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग लेस देन 50% क्या यहां पे बॉन्ड बनेगा, लेकिन जैसे ही 50% हुआ रिपल्सन हो गया, 50% या उससे ज्यादा पे रिपल्सन हो जाता है। ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो 50% से लेस होनी चाहिए। 90s में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि ओवरलैपिंग 50% दे दिया तो क्या होगा, तो ओवरलैपिंग 50% पे नहीं होता है ओवरलैप, ठीक है, 50 से कम पे होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखो, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सारा लो भी इसके अंदर चला गया, तो 50 से भी ज्यादा हो रहा होगा, तो देख के एज्यूम करना है ओवरलैप ज्यादा हो रहा है 50% से, न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस बहुत पास आ गए, तो क्या रिपल्सन होने लगेगा। नेक्स्ट, इस ई ऑप्शन में देखो, क्या अपोजिट चार्ज वाले ओवरलैप करते हैं, अपोजिट चार्ज कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, क्या ये ओवरलैप कर गया ना सेम चार्ज, और सेम चार्ज ओवरलैप कर गया तो बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा लो भी नहीं होता है, ऐसा लो भी नहीं हो सकता कि जिसके दोनों सेम साइन हो, क्या लो सेम साइन वाले होते ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला बताओ, करेगा या नहीं करेगा, ओवरलैप होगा या नहीं होगा, ओवरलैप होगा, जीरो ओवरलैप होगा, ओवरलैप हो तो रहा है, जीरो ओवरलैप हो रहा है। देखो कैसे, देखो बोर्ड पे, क्या है आपके पास पी ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया, और जो दूसरा डी ऑर्बिटल बनाया है, क्या उसका ऊपर वाला लोब इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, बीच में लाओ, इसका ऊपर वाला लोब हल्का सा ओवरलैप करेगा, नीचे वाला लोब हल्का सा ओवरलैप करेगा, ओवरलैप हो रहा है, बट जितना प्लस
उतना ही माइनस। हाँ हाँ माइनस होगा, हाँ सही बात है, बता देता हूं। देखो यहां पे ये मान लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने डी ऑर्बिटल यहां बनाया, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल का एक जो होगा माइनस वाला वो तो ओवरलैप करेगा ही, माइनस वाला ओवरलैप करेगा। आप कह रहे हो प्लस वाला ओवरलैप नहीं करेगा, जीरो ओवरलैप के केस में ओवरलैप करता है, जीरो ओवरलैप के केस में ओवरलैप करता है, ठीक है। तो जितना प्लस उतना माइनस, जीरो ओवरलैप मान लेना है। आपको याद करना होगा जो मैंने यहां बताया वही वाला केस, S प्लस पी जीरो ओवरलैप, P प्लस डी जीरो ओवरलैप, S प्लस डी जीरो ओवरलैप, D प्लस डी भी जीरो ओवरलैप। इधर आइए, एक सेकेंड S प्लस ये क्या P प्लस डी वाली कैटेगरी में आ रहा है, जीरो ओवरलैप। हाँ प्लस माइनस था, माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन माइनस वाले के साथ माइनस ओवरलैप कर लिया, प्लस भी ओवरलैप करेगा टू शो जीरो ओवरलैप, सिमेट्री की वजह से। हाँ 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 पी का माइनस और लोब है, तो ये माइनस वाला तो ओवरलैप कर ही लिया, टू शो जीरो ओवरलैप, क्योंकि माइनस माइनस ओवरलैप हो गया ना, जीरो ओवरलैप शो करने के लिए प्लस वाला भी करेगा। देखते हैं आगे वाले केस में देख लेते हैं, आइए। क्या यहां पे ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, क्या बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं? मुंह बंद बोर्ड पे देखिए, यहां पे के ऑप्शन में देखिए, बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा? नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसमें आइए, क्या ओवरलैप होगा? अपोजिट हो गया ना, तो ओवरलैप नहीं होगा, बॉन्ड भी नहीं बनेगा। इस वाले में आइए, क्या वो P प्लस डी वाला केस आ गया? क्या जीरो ओवरलैप वाला केस है? तो M वाला क्या हो गया आपके पास, जीरो ओवरलैप। N वाला केस आओ, क्या ये ओवरलैप होगा? नहीं होगा ना, इसका एक्सियल ओवरलैप मांग रहा है, और ये क्या लेटरल ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप यहां भी नहीं होगा। इस वाले केस की बात करते हैं, नहीं होगा ना, ये एक्स एक्सिस में लोब पड़ा हुआ है, इसका वाई एक्सिस में पड़ा हुआ है, तो ओवरलैप नहीं होगा। उस वाले में आओ, सेम कहानी आ गई, इसका एक्स में पड़ा हुआ है, इसका वाई में पड़ा हुआ है, ओवरलैप नहीं होगा। ये और ये, क्या ये ओवरलैप करेगा? पैरेलल हो गया ना, पैरेलल हो गया तो ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट, ऊपर दोनों है, क्या ये ओवरलैप करेगा? जीरो ओवरलैप है, बॉन्ड नहीं बनेगा। ये वाला करेगा, बॉन्ड भी बनेगा। देखो ना, एस है और पी है, एस पी ओवरलैप आपने पढ़ा तो है, HCl, HBr, HF जितने होते हैं सब HCl ओवरलैप होते हैं। किस केस में बॉन्ड बनेगा, किस केस में नहीं बनेगा? देखो सबसे पहले तो पैरेलल होना चाहिए या एक्सियल होना चाहिए, तो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। फाइंड इन विच केस बॉन्ड कैन बी फॉर्म। ये सारे केसेस हो गए, जल्दी बनाओ, जल्दी फटाफट। अब आपके पास इस पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक के कंपैरिजन, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, एनर्जी किसका ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ये पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास वीबीटी के ये आएंगे। आपने देखा होगा कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, वो क्वेश्चंस होंगे, वो अभी करते हैं। वो ओवरलैपिंग का एप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग का एप्लीकेशन है, एक एक करके देखते हैं। लिख लिया यहां तक, हो गया ये वाला? हाँ कहां पे, EFGHIJKL, हाँ नो बॉन्ड फॉर्मेशन, जीरो होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, स्ट्रेंथ ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, देखो इसमें समझना है, दो पॉइंट है और उसी दोनों पॉइंट से आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कवर होगा बोर्ड पे।
पहला पॉइंट देखो, बॉन्ड कब मजबूत होगा और कब कमजोर होगा, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अभी अभी हमने देखा, मान लेते हैं एक्सियल ओवरलैप, पैरेलल की बाद में बात करें। एक्सियल ओवरलैप में जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से घुल मिल गया तो बॉन्ड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से ओवरलैप करे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक जगह होना भी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो बटा हुआ है तो ओवरलैप ही नहीं करेगा। एक जगह ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आसानी से ओवरलैप कर लेगा। तो दो चीजें मैंने बोली कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से ओवरलैप कर ले और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह रहे। इन्हीं दोनों केस में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए साइज छोटा है, अगर मैं मान लो साइज किसी एटम का छोटा बोल रहा हूं और किसी एटम का साइज बड़ा कर दिया। अब साइज छोटा है तो क्या इस पे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे कलेक्ट फॉर्म में पड़ा होगा? छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह, सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वो कम हो गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्या? यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। यहां सारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है और वहां इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है। तो देखो जो भी स्मॉल साइज के होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होता है। जिनका भी साइज स्मॉल होगा उनमें सारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पाया जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है तो क्या वो अच्छे से डोनेट हो पाएगा या क्या अच्छे से ओवरलैप हो पाएगा? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सारी जगह बटा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है तो वो ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा, है ना। ये वही बात हो गई, जैसे मान लो हमारे पास लोन पेयर है, रेजोनेंस पढ़े हो, है ना। अगर मान लो छोटे साइज में है तो क्या ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देता है ना, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड पड़ा हुआ है। लेकिन यही लोन पेयर अगर मैं फास्फोरस पे बोल दूं कि साइज बढ़ गया तो क्या लोन पेयर अब भटक गया? लोन पेयर भटक गया तो डोनेट नहीं हो पा रहा है ना। कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपका साइज छोटा है तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ही जगह कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ओवरलैप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो पाएगा। लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने से क्या इलेक्ट्रॉन भटक गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के ओवरलैप अच्छा होने के लिए साइज को छोटा रखना पड़ेगा। अगर साइज छोटा होगा तभी ओवरलैप अच्छा होगा। क्यों? साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एक ही जगह पे, साइज छोटा होने से सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे में। अगर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फैल गया तो अच्छे से ओवरलैप हो ही नहीं पा रहा है। जबकि अगर साइज छोटा था तो क्या इलेक्ट्रॉन एक ही जगह था, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हो गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का पहला पॉइंट है कि ओवरलैप अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओवरलैप तभी अच्छा होगा जब साइज छोटा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड में सबसे पहला पॉइंट होता है कि किसी भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? ओवरलैप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप और ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि साइज छोटा होगा तभी तो ओवरलैप अच्छा होगा, तभी तो घुलना मिलना अच्छा होगा। जैसे आपके मोहल्ले में कोई 4-5 साल का बहुत क्यूट बच्चा है, साइज छोटा है उसका बेचारे का, सबसे घुल मिल लेता है ना। कोई भी ऐसे औले ले ले बाबू सोना करके चला जाता है। अगर वही बच्चा 15 साल की उम्र में कोई औले ले ले कर रहा है तो फिर बातें बन जाएंगी उसमें। वही बात है, साइज छोटा है अगर तो अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा, सबसे घुल मिल जाएगा, अच्छा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन वही अगर साइज बड़ा हो जाता है फिर दिक्कत है ना। चलिए साइज तुम केमिस्ट्री समझो बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैप पे डिपेंड करता है और साइज अच्छा। इसी में आप लिख लेना कि स्मॉल साइज होने से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। भाई इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया तो ओवरलैप अच्छा हो रहा है।
ओवरलैप अच्छा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। छोटे बच्चों का स्ट्रांग हमेशा बॉन्ड होता है, तुम्हारा तो बेटा बॉन्ड टूटता रहता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, अभी तुम्हारी बॉन्ड की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बनाना बॉन्ड, तुम कुछ और समझ रहे हो। बनाना बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, बनाना बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है कभी यहां हर डाल पे बैठने की, चलो 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 तुम लिख लो लिख लो। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड साइज के डायरेक्टली। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, आप मुझे बताओ n इज इक्वल टू 1 छोटा है या n इज इक्वल टू 2 छोटा है या n इज इक्वल टू 3 छोटा है, क्या साइज में इसमें कैसे दिखते हो आप बताओ। ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 का मतलब एक ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 ऑर्बिट हो गया, n इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 ऑर्बिट हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं n इज इक्वल टू 1 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और n इज इक्वल टू 2 कमजोर बॉन्ड बनाएगा, n इज इक्वल टू 3 और कमजोर और कम, क्यों साइज बढ़ते जा रहा है। तो इसी को नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, n इज इक्वल टू 2 से, n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 से। ये किसका ऑर्डर है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है ओवरलैप कमजोर हो रहा है, ओवरलैप कमजोर हो रहा है तो आपके पास बॉन्ड वीक बन रहा है। अच्छा सोच के बताओ एस का ओवरलैप अच्छा होगा या पी का या डी का, गलत, फिर से सोच के बताओ एस का या पी का या डी का। देखिए बताते हैं, देखिए बताते हैं, ध्यान से देखना। एस में सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह हैं, पी में इलेक्ट्रॉन भले ही बट गया, पी में इलेक्ट्रॉन भले ही बट गया, डी में तो और बढ़ गया होगा, डी में तो और बढ़ गया होगा, लेकिन क्या पी और डी में डायरेक्शन मिल गया कब इसको, यहां पे डायरेक्शन नहीं है, पता ही नहीं किधर से ओवरलैप करना है, लेकिन एस और पी में, सॉरी पी में क्या इसको डायरेक्शन मिल गया। तो डायरेक्शन होने से क्या अब अच्छे से ओवरलैप हो रहा है उस डायरेक्शन में। भाई एस को पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में ओवरलैप करना है, नॉन डायरेक्शनल, लेकिन पी में क्या डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब डायरेक्शन फिक्स हो गया तो उसी डायरेक्शन में जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप कर लेगा। डी में भी डायरेक्शन आ गया है तो डी में भी अच्छा ओवरलैप होगा। तो जो सोच रहे हो उसका उल्टा है। आपको लगता है एस में सारा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देखना है। तो दोनों प्रॉपर्टी को जब हम मिलाते हैं तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डोमिनेंट होती है और इसलिए डी की ओवरलैप ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू एस। तो अगर हम आपसे बोलें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो देख लिया, थर्ड पॉइंट में ओवरलैप किसका अच्छा होगा, एस का या पी का या डी का, डी का। ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ज्यादा डायरेक्शन है उसमें, मोर डायरेक्शन इन डी मोर ओवरलैप। थोड़ा सा अटपटा लगता है पहली बार में, बट जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। एच पी डी में डी का ओवरलैप ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। अच्छा रीजन समझाते हैं, रीजन इज मोर डायरेक्शन, रीजन इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जितना ज्यादा डायरेक्शनल हो रहा है उतना ही ज्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। एस में डायरेक्शन नहीं था तो बॉन्ड अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा है। नेक्स्ट, अब देखना एक्सियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा या पैरेलल, एक्सियल बनाएगा नॉन एक्सियल, एक्सियल स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक्सियल में सामने सामने डायरेक्शन दिख रहा है तो डायरेक्शन दिख रहा है, अच्छा ओवरलैप होगा, अच्छा ओवरलैप होने से अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो लिखिए एक्सियल ओवरलैप एंड नॉन एक्सियल ओवरलैप, या जिसको हम लोग पैरेलल ओवरलैप बोलते हैं, इनके बीच में अगर आपको स्ट्रेंथ पता करना है तो एक्सियल वालों का ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे मान लो एस एस का ओवरलैप है, एस पी का ओवरलैप है, पी और पी का ओवरलैप है, ठीक है, बोला गया है कि ये एक्सियल ओवरलैप है
और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये नॉन एक्सियल ओवरलैप है, यानी कि पैरेलल ओवरलैप। अब पूछ रहा है किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोला गया है कि किसका, तो एक्सियल का ज्यादा होगा। हाँ हाँ बता रहे। देखो क्या ये वाला, एक काम करो इसको एक्सियल में लिख लो, इसको एक्सियल में लिख लो। अब ठीक है, कौन क्या है, क्या क्यों क्यों चढ़ा रहे हो तुम लोग। देखो एक्सियल है और एक नॉन एक्सियल है, तो क्या एक्सियल का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा। तो एक्सियल में भी एसएस का ज्यादा होगा, एसपी का ज्यादा होगा। पी भाई अभी अभी बताया है, एसएस का ज्यादा होगा, एसपी का ज्यादा होगा, एसपी का। पी का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा, ओवरलैप ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और फिर एसएस का कम हो जाएगा। अब इनमें आ जाओ जरा, पीपी का ओवरलैप होगा पीडी का, डी का ओवरलैप ज्यादा हो रहा है, ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है पीडी का, और फिर पीपी का। अभी के लिए लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके और अच्छे से समझाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो कि एक्सियल है और नॉन एक्सियल है, तो एक्सियल को ही प्रायोरिटी मिलेगी, और फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम तो देख लेंगे अभी इन फैक्टर से। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या बॉन्ड स्टेबल भी है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वही ऑर्डर बॉन्ड स्टेबिलिटी का भी आ जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड स्टेबल भी है, और बॉन्ड स्टेबल है तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी भी लगेगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। तो अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बॉन्ड लेंथ, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या पास पास होगा, ओवरलैप अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पास पास होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और वीक बॉन्ड दूर दूर होगा, ओवरलैप कमजोर होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अभी यहां लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, फिर जब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाएंगे तो एक और इसमें ऐड हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। हो गया। आज बहुत क्लासेस हो गए भाई, सुबह 8 बजे से भौंकना चालू किए। भौंके ही जा रहे हैं अभी तक, यूट्यूब पे भी भौंकना है। हालत कुत्तों वाली हो गई है भाई। सुबह उठो, रात में फिर पता लगता है कि अच्छा सोना है, जिम में हालत खराब हो जाती है। हमारे वो हम सब साथ में जाते हैं, किशोर सर पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, फिजिक्स वही पढ़ाते हैं ना किशोर सर। हाँ, पूछना, मैं उनसे ज्यादा अच्छा जिम करता हूँ। शादी होने वाला किसने रूमर फैलाया भाई, गजब है यार। चलो 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 चलो, तो टॉपिक डेविएट मत करो, तुम्हें मौका चाहिए कि मास्टर डेविएट हो जाए। मास्टर बातू नहीं है, इसका मतलब बातों में फंसाना नहीं है हर बार। लिखो नेक्स्ट, क्वेश्चंस के फॉर्म में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑर्डर आ जाएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके पास HF, फिर है आपके सामने HCl, फिर है आपके सामने HBr, और फिर है आपके सामने HI, CH4, SiH4, जर्मेनियम का हाइड्राइड, PbH4, C, H2O, H2S, H2Se, H2Te,
CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4। इनका स्ट्रेंथ आपको बताना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैंने खान सर का रील देखा था कल ही, उन्होंने बोला लड़कियों के लिए खासकर, वो तो बोलते ही लड़कियों के लिए है ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि अगर कोई लड़का आपके पीछे हाथ धो के बढ़ रहा है तो आप अपना मुंह धो लीजिए। कितनी अच्छी बात बोली है। फिर सुनो, पहली बार में मुझे ये जोक समझ नहीं आया, पहली बार में मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने रिवाइंड देखा कि अगर कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़े अपना मुंह धो लीजिए। फिर उन्होंने जो क्रस बोला कि जैसे ही मुंह धो लेंगे मेकअप उतरेगा, लड़का दूर भगेगा, तब समझ आया कि अच्छा ये जोक था। हाँ सर, लेकिन अच्छी भाई, इस बात में तो मैं बहुत उनके साथ हूं। ऐसे भी तो बहुत अच्छे आदमी, अच्छा बहुत अच्छे आदमी, बहुत मतलब वन ऑफ द मास्टरपीस एजुकेशन में। दो तीन लोग मुझे बहुत पसंद है, उनमें से खान सर एक है, बहुत अच्छा आदमी। देखो कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में इसको बिजनेस नहीं बनने दे रहे हैं, वो उनमें से एक है, राइट। तो ही इज लेजेंडरी। एक बार मुझे मौका मिला मिलने का, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। उनका एक ऑफिस है नोएडा में, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो। नोएडा में, अब ये नहीं पता है कहाँ है। मेरे को गूगल मैप का लोकेशन मिला था, मैंने डाला, मैं पहुंच गया वहां पे। सेक्टर 62 नोएडा में उनकी ऑफिस है। पहुंच मत जाना तुम लोग, के वीटी सर बता रहे थे, है ना। बड़ी शानदार सी बिल्डिंग है, उसमें उनके अच्छे ऑफिस है और अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड वर्क, राइट। और मतलब मैंने तो काफी बातें की उनसे। लास्ट में उनका स्टेटमेंट यही था कि सर एक चीज मैं आपसे बताऊंगा कि इसको एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाते हैं। और मैं सबसे यही कहता हूँ, मतलब सब अच्छा था, सब बात किए, सब कुछ है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस कहाँ चल रहा है आप देखिए। मतलब खूब खाएंगे आपके साथ, खूब बातें करेंगे, ये ऐसे ही जोक बार बार बोलते रहते हैं कि अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़े तो मुंह धो लो, है ना। ये सब चीजें बहुत बताते हैं, है ना। लड़कियों के बारे में खास करके उनका अलग राय है ना। बोलते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता होगा बिना दिमाग की जिंदगी जीना, है ना। और बोलते हैं वो भी बिना दिमाग, उसमें भी एक पूरा जो आपका बाल है उसका भार भी है, वो भी बिना दिमाग का है। उनका अलग है मतलब, और लोग पसंद भी करते हैं। हम लोग बोल दे तो हमारे पे तो, मैंने तो एक अभी मेरा रील कोई 3-4 दिन से वायरल चल रहा है, वो आप देखोगे तो, एक मैंने मैसेज दिया था आरजी कर वाले पे। ओ भाई साहब, गिन चुन के जो खानदान में बच्चे थे ना, सबको गालियां पड़ी है। आप देखना उसके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं भाई, तुम होते कौन हो, तुम कैसे बोल दिया ये वो, है ना। मेरा एक जो एक अकाउंट है, जो जो शायद 1 लाख वाला अकाउंट है फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, आप देखना उस पे मैसेज फॉर गर्ल्स है, वो मैं अपलोड कर दिया उसको, मेरा मैनेजर है वो चलाता है, तो उसने अपलोड कर दिया और वो सो गया। सुबह उठा, मैंने देखा भाई नोटिफिकेशन बजे जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब हो सकता है बहुत कुछ अच्छा ही हुआ। फिर मैंने देखा वो नोटिफिकेशन में तो कुछ और आ रहा है। फिर मैं नोटिफिकेशन ऑफ किया। अब क्या मैं सोचा उसको डाउन कर दूं, उसको हटा दूं, लेकिन उसमें कुछ बुरा भी नहीं बोला हुआ है। फिर मैंने 2-3 तरह से सोचा कि नहीं सही तो है सब कुछ। तब तक क्या हुआ, सुबह जैसे ही देखता है कि कोई रील वायरल जा रही है तो दूसरे दूसरे लोग उठा के डाल देते हैं। अब वहां देख रहे हैं गालियां, यहाँ आके दे रहे हैं सब कि मेन अकाउंट तो ये है, यहां पता चलेगा आपको। तो जितने भी उस टाइप के लोग हैं जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, है ना, और आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई इंडिया में क्या लोग भरे पड़े हैं। लिटरली लड़कियों के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं।
कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है हाँ वो तो मतलब क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहे हैं, क्यों जाना था रात में? भाई उसकी ड्यूटी लगी है यार, अगर वो नहीं जाएगी तो तुम्हारा पेशेंट जाएगा, वो मर जाएगा। सोचो ड्यूटी लगी है, 36 घंटे नौकरी करने के बाद लोग क्या डिबेट कर रहे हैं कि रात में क्यों गए और रात में क्यों उसमें जाके सोए। भाई 36 घंटे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, आप वहीं गिर जाओगे। वो आराम करके कम से कम दवा तो लिख रही है। एंड यू नो उसका जो लास्ट था, लास्ट जो जूनियर डॉक्टर उसका पूछने आया था केस के बारे में, उसने लास्ट में दवा लिखा है उतने 36 घंटे थके होने के बाद, मेडिसिन लिखा है, मेडिसिन आया है। तब तक तो भाई साहब ओह। तो इंडिया में चलता रहता है। और मेरा क्या है, मैं रील अब अगर अपलोड करते रहते हैं लोग, तो हर एक आध महीने में ना एक दो वायरल होता है, और उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है कि कहीं से लोग कुछ भी, जैसे एक मैं अभी यहाँ गया सिटी सेंटर मॉल में, तो सिटी सेंटर मॉल में ऐसे ही, मतलब मैं ऊपर बरिस्ता है, एक बड़ा अच्छा जगह है वहां पे, तो बरिस्ता में गया वैसे ही चाय वाय पीने, तो कोई मिलने आया था ऑफिस से, लास्ट वाला वर्ड भूल गए, ऑफिस से, ठीक है। तो आते रहते हैं जो ऑफिस से लोग आते रहते हैं, तो मैं गया था उनको चाय वाय पिलाने, तो बैठे हुए थे, एक आया कि सर हम ना क्लैट की तैयारी करते हैं, आपकी वीडियो देखे, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है सर, लेकिन बाकी सब वीडियो आपकी अच्छी लगती है, लेकिन वो जो आपने बोला है वो तो ठीक नहीं। मैं कह रहा क्या बोल दिया मैंने? सर उसमें लड़कों की क्या गलती है? हमने कहा उसमें कहाँ बोला है लड़कों की गलती, लेकिन आपने बोला तो है। हमने कहा भाई एक दो बार और व्यूज बढ़ाओ मेरे, जाओ देखो। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़े सैनिकल हैं। एक बार कोटा में क्या हुआ, मैं हाथ आगे पकड़ लिया किसी ने, मैं जा रहा था सेमिनार करने, हाथ आगे पकड़ लिया, सर वो जो आपने रील बनाया था उसमें ठीक नहीं बोला आपने। और वो कोई है पता नहीं कौन है, वो नीट जेई का नहीं है, किसी ने कोई देखा है, आ गए, अब बस अब सर मिले हैं, अब इनसे तो मैं पूछूंगा। तो इसीलिए आप जब देखते हैं, जब बाहर सेमिनार्स में जाते हैं तो हमें बाउंसर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही लोग मिलेंगे, पता लगे हम पढ़ाने की हालत में नहीं, अगले दिन उठा के ले गए सब, कहीं बिहार में तो चलता ही है, उठा के ले जाएंगे, और उधर से अकेले आए कि नहीं आए पता नहीं, हो सकता है दो भी आ रहे हो। यहाँ तो चलता है ना भाई, चलता है, खूब चलता है। चलो पटना में नहीं चलता है, लेकिन हम भी तो यहीं के हैं, हमें पता है अच्छे से। एक मेरे नवीन भैया थे मोहल्ले के, वो बड़े मतलब पहले जो सिविल इंजीनियर्स बनते थे उनका बड़ा रॉब चलता था, तो हम लोग छोटे थे, सिविल इंजीनियर बड़े घूस के पैसा कमाते थे, तो जो भी सिविल इंजीनियर हो जाता था तो सब लोग कहेंगे अच्छा ये लड़का एकदम सही है, इसको घूस ज्यादा मिलेगा, इससे शादी करते हैं। तो भाई नवीन भैया अपने मस्त नौकरी वोकरी कर रहे हैं वहां से, सब लोगों को पहले वो आता था ना फोन लैंडलाइन वाला, तो उस पे सब लोग मोहल्ले में हो गया, आप किसी को पता लग गया, फोन पे आया, किसी को पता लग गया कि भाई इनका, वो वहां से गया उसको बुलाने, वहां से किडनैप कर लिया। मुंबई में रहते थे वो, मुंबई से किडनैप करके बिहार लाके शादी करके फिर घर पहुंचा दिया। और आप हम लोग आज भी देखते हैं ना हमारे नवीन भैया को, वो बेचारे 35 साल में 50 साल के लग रहे हैं। अब क्या होगा, आपको बिना किसी के जाने पहचाने, बिना सूझबूझ के किसी को रख दोगे साथ में, वो कोई फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी है कि भर दिया बस, ऐसा थोड़ी होता है। तो हाँ, तो जैसे वो आपके घर पे भी होता होगा, देखा होगा आपने, शादी कर दो अच्छा हो जाएगा, ज्यादा बदमाश है, शादी करने में उसको भी बदमाश कर देता है। आपने अगर जनरली देखा हो कि जो ज्यादा इधर उधर हुड़दंग मचा रहा हो, ज्यादा मवालीपन कर रहा हो, तो उसे कहते हैं इसकी शादी कर दो सही हो जाएगा। शादी कर दो उसको भी खराब कर रहा होता हो। अब दो लोग साथ जा रहे हैं, चलो पार्टी करते हैं, है ना, हम तो थे ही, अब मिल गया साथ में, तो ऐसा चलो बढ़िया बात है। वैसे ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आया था ये वाला, कौन सी मुद्दा उठा था जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग? वापस आओ इधर। खान सर, हाँ खान सर बहुत अच्छे, उनके जो रील्स है ना, ओहो वो अलग, अमेजिंग आदमी, अमेजिंग आदमी। हाँ ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। हम लोग मिले थे, बताता हूँ मैं, हिसार में, हिसार हरियाणा में, हरियाणा में एक जगह है, तो वहां पे जितने भी बिहार के उस टाइप के क्रिएटर्स जो एसएससी, और आपने सुना होगा बहुत सारे नाम, एक मैथ्स मस्ती करके सर चलाते हैं, सुना है, विपिन सर, हाँ बहुत सब सब जानने जाने पहचाने हैं। तुम लोग क्या पहले एसएससी कर रहे थे क्या? तो, तो वो हो गए, चाहे रहमान सर हैं, चाहे झा सर हैं एक, तो इन सब लोगों का ना पहले क्या होता था, एक कंपनी थी हिसार की,
जो सारी क्रिएटर्स को एक जगह बुलाती थी और उनको आराम से 2-3 दिन तक वहीं ठहरो, वहीं रुको कोई, तो वहां पे हम लोग मिले थे। तो पहले हम विपिन सर से मिला, विपिन सर और खान सर बड़े अच्छे दोस्त हैं, फिर मैं उनसे धीरे धीरे जान पहचान, बड़े देसी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा सही काम करते हैं। राइट? कौन? अच्छा, डाउन टू, वाह वाह, डाउन टू अर्थ। ये तुम हमारा ज्ञानवर्धन नहीं करते तो आज हमारा क्या होता। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो जरा, क्या यहां पे जो स्ट्रेंथ है क्या वो 1s और 2p में ओवरलैप हो रहा है? छोटा साइज है। अगर 1s और 3p में ओवरलैप होगा तो क्या साइज बड़ा हो गया? 1s और 4p में ओवरलैप हुआ और यहां पे 1s और 5p में ओवरलैप हुआ। अगर ओवरलैप बड़े साइज में होगा तो क्या कमजोर ओवरलैप है? और आपके सामने क्या यही बॉन्ड का स्ट्रेंथ आ जाएगा? HF, HCl, HBr, HI, जैसे जैसे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। कल इसमें अच्छे सवाल कराऊंगा, बेहतरीन वाले। यहां पे आइए, क्या CH4, देखो कार्बन छोटा साइज है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या साइज बड़ा हो रहा है? और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो क्या यही ऑर्डर आ रहा है आपके पास? सिमिलरली जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या साइज बढ़ रहा है? और साइज बढ़ने से क्या आपके पास यही ओवरलैप आ रहा है अगेन? यहां पे आइए, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से क्या ओवरलैप आपका कमजोर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपके पास बड़ा होते जा रहा है और आपके पास ओवरलैप कमजोर हो जाएगा। सेम कहानी यहां भी आएगा, जैसे जैसे आपके पास साइज बड़ा होगा वैसे वैसे ओवरलैप कमजोर होगा, बॉन्ड वीक होगा। इसमें बताइए जी वाले ऑप्शन में, ऑक्सीजन तो अपना 2p से ही बनाएगा, फ्लोरीन भी 2p से बनाएगा। ऑक्सीजन तो 2p से बनाएगा लेकिन क्लोरीन 3p से बना लेगा। ऑक्सीजन 2p और ब्रोमीन 4p, और क्या ऑक्सीजन 2p और आयोडीन 5p। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, और साइज बड़ा हो रहा है तो ओवरलैप कमजोर, ओवरलैप कमजोर तो बॉन्ड वीक। अगर आपसे पूछा जाए O डबल बॉन्ड O और N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N में कौन स्ट्रॉन्ग है? ध्यान से देखना, O डबल बॉन्ड O है, N ट्रिपल बॉन्ड N है। कौन स्ट्रॉन्ग होगा? जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसमें ओवरलैप वगैरह नहीं देखना है। इफ नंबर ऑफ बॉन्ड इज मोर, स्ट्रेंथ इज मोर, तो N2 ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा O डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N कर दो, दोनों का डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा? तब साइज देखेंगे, साइज छोटा कौन है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना, तो ओवरलैप अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। भाई ये हुआ कैसे वैसे? हाँ, जादू बजाता बीच बीच में। जे ऑप्शन, मोर डबल बॉन्ड, मोर स्ट्रेंथ। इसमें साइज से देखना पड़ेगा, 2p 2p है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सबसे छोटा साइज कौन है? ऑक्सीजन है, तो क्या थर्ड का ज्यादा हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर क्या कार्बन का आएगा? 3 2 1। आज इतना ही रखेंगे, कल रिमेनिंग क्लास करेंगे, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की कुछ क्वेश्चंस अभी होंगे और कुछ पॉइंट्स अभी और हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, कल और होगा।